तो इंडिया का एक सुपरहिट हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जिसकी एक भी मूवी आज तक फ्लॉप नहीं हुई, मगर उसकी सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी दिवाली हॉलीडेज पे रिलीज होके भी एक थिएट्रिकल फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है। फॉर कंपैरिजन इनकी पिछली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर स्त्री 2 का बजट था लगभग 60 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 600 प्लस एंड वर्ल्ड वाइड 800 प्लस। तो काफी तगड़ा वाला प्रॉफिट मिल गया था इनको, जिसकी वजह से अगली मूवी इनकी जो अभी थामा आई थी इसका बजट भी लगभग 150 करोड़ था, मतलब प्रीवियस मूवी से लगभग 2 से 2.5 गुना। और 150 करोड़ के सामने इस मूवी ने अपने पहले 15 दिनों में बस 123 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया है। स्क्रीन पर इसका डे वाइज चार्ट देख सकते हो। और हाँ, थामा फेल क्यों हुई ये बताने से पहले ये तो तुम्हें जानना ही होगा कि थामा फेल कैसे हुई, क्या ये फ्लॉप है या फिर हिट है। तो अब इसका कलेक्शन लगभग क्लोज होने को आया है। लाइफ टाइम इंडिया नेट इसका 150-60 से आगे नहीं जाने वाला। ऑनलाइन बजट था इसका अराउंड 150 करोड़। अब किसी भी इंडियन मूवी को एक थिएट्रिकल हिट का टैग लेने के लिए अपने बजट से 1.5 से 2 गुना कलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी रुपए का तुम टिकट खरीदते हो उसमें से गवर्नमेंट टैक्स कटने के बाद रफली आधा हिस्सा थिएटर ओनर्स का होता है, फिर आधा प्रोड्यूसर्स के पास आता है। तो इसीलिए इसे लगभग 250 से 250 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन करना था, जहां तक तो ये कहीं से नहीं पहुंच रही। तो क्या ये थिएट्रिकल फ्लॉप है? हाँ, थामा एक थिएट्रिकल फ्लॉप है, मगर प्रोड्यूसर्स के लिए शायद ये फिर भी प्रॉफिटेबल रह जाए, क्योंकि नॉन थिएट्रिकल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे OTT राइट्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उसके बाद म्यूजिक राइट्स, उसके बाद टेलीविजन राइट्स। तो इन सब से शायद ये ब्रेक इवन तो कर जाए, मगर एक सक्सेसफुल वेंचर तो कहीं से नहीं दिख रही। तो इसके कुछ रीजंस भी होंगे, तो आ जाओ जानते हैं कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली मूवी जिसमें सब था, कैमियोज थे, इनकी पिछली हिट मूवीज का वो टिपिकल वाला फॉर्मेट भी था और अगली मूवीज को टीज करने वाला कंक्लूसिव क्लाइमैक्स भी था, मगर स्टिल व्हाई थामा फेल्ड। तो सीरियली जानते हैं थामा एज अ मूवी एक्सपीरियंस कैसा था। तो मूवी शुरू होती है और इसके पहले ही सीक्वेंस में इसकी कॉमेडी फेल कर जाती है, कुछ भी वर्क नहीं करता, चीप एंड क्रिंज फील होता है। अब कॉमेडी का ऐसा है, देखो जब वर्क करती है काफी एंटरटेनिंग लगती है, मगर जब नहीं तो पूरा फ्लैट कर देती है। और यही हो रहा था थामा मूवी के शुरुआत में। कोई भी पंच लाइन, कोई भी डायलॉग डिलीवर नहीं कर रहा था, हंसी नहीं आ रही थी। जिसके बाद इन्होंने एक भालू का अटैक सीन रखा था, बियर अटैक वाला, और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो उसे IMAX वाले रेशियो में शूट किया था। मतलब नॉर्मल मूवी वाइड स्क्रीन रेशियो में चल रही थी नॉर्मल सिनेमा स्कोप में, और उस भालू वाले स्क्रीन में तुमने नोटिस किया होगा स्क्रीन की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उस एक्शन सीक्वेंस को मेकर्स ने स्पेशली IMAX के लिए डिजाइन किया था, और उसमें VFX का बजट तो दिख रहा था कि भाई खर्च किया है, मगर आज के जमाने के हिसाब से वो भी कुछ कम ही है। मगर फिर भी एज ओवरऑल एक्शन सीक्वेंस वो सीन टोटली फेल था। मतलब एक्शन सीन्स का एक ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा वो फील होना चाहिए, तो उस एक्शन को उस कन्विंसिंग वे में दिखाने में डायरेक्टर वहां पे टोटली फेल कर गए। जो बनाते समय तो उनको लगा होगा बहुत तगड़ा बनेगा, बहुत बजट है, IMAX के रेशियो में शूट करेंगे, मगर एक्चुअल में वो फेल कर गया। तुम्हें भी फील हुआ होगा। जिसके बाद इन्होंने रश्मिका की एंट्री दिखाई है, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक तो सक्सेस होता है तुम्हें एक सुपरनैचुरल, एक फैंटेसी फील देने में, मगर विजुअल्स वहां भी फेल कर जाते हैं। विजुअल्स में ऐसा कुछ अलग, ऐसा मैजिकल, ऐसा कुछ नहीं दिखता। मतलब कुछ दुनिया से अलग वाला विजुअल, लाइक हैरी पॉटर और ट्वाइलाइट के देखने पर लगे कि भाई कुछ अलग है इनकी दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, नॉर्मल दिखती है वो दुनिया। इसके कारण अच्छे खासे BGM का भी असर नहीं हो पाता। और यहीं पे और एक बात नोटिस होती है कि अच्छी तरह से लार्जर देन लाइफ एपिक वे में एक्शन को प्रेजेंट करना क्या बस राजामौली और प्रशांत नील को आता है। मतलब इन दो टॉप डायरेक्टर्स की मूवीज में एक चीज होती है कि एक्शन सीक्वेंसेस के बीच वो फ्रीक्वेंट वाइड शॉट्स के जरिए एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करते रहते हैं कि एक्चुअल झगड़ा कहाँ पे हो रहा है, एक्चुअल एक्शन कहाँ पे हो रहा है, खुल के देख लो, फिर वो देखने में ग्रैंड लगता है। मगर इस मूवी में वो भी एक कमी थी कि कुछ हाई पॉइंट्स में कुछ ऐसे वाइड शॉट्स ज्यादातर नहीं थे, स्पेशली एक्शंस में। जिसके बाद इनके वैम्पायर ट्राइबल्स का एक जय शक्ति सॉन्ग या फिर डांस दिखाया है, वो भी कुछ ऐसा ज्यादा कुछ ऐसा एफर्ट लेके दिखाया है ऐसा नहीं लगता, बस कुछ दिखाना था इसलिए दिखा लिया ऐसा फील होता है। मतलब चाहे तुम कॉस्ट्यूम ले लो या फिर उनका शॉर्ट्स ले लो, डांस ले लो, या फिर उसका टोटल विजुअल स्केल ले लो, बस कुछ ट्राइबल्स जैसा दिखाना है वो बस दिखा दिया। फिर रैंडमली वो कह दूं तुम्हें या चुप रहूं वाला ओल्ड सॉन्ग आ जाता है, जिसमें इमोशनल कनेक्ट तो कहीं पे भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए वो भी वर्क नहीं करता, फोर्स्ड फील होता है बहुत ही। फिर और एक बात है इनकी लाइटिंग में, नाइट टाइम लाइटिंग में, जो ऑडियंस को शायद नोटिस ना हो मगर फील जरूर होता है कि कुछ तो ऑफ लग रहा है, और वो था इनके नाइट सीन्स में वो टिपिकल ब्लू लाइट वाले विजुअल्स। मतलब पता है ऑडियंस नोटिस नहीं करेगी, मगर वो देखने में बहुत ही फेक लगता है, तुमने भी महसूस किया होगा। फिर आलोक यानी आयुष्मान खुराना वर्सेस मुखिया का जो एक कन्वर्सेशन सीन है, उसमें पहली बार अब जाकर मूवी में थोड़ी सी हंसी आती है, मगर इसके बाद फिर आयुष्मान एक्स नवाज का एक कन्वर्सेशन आता है जो कॉमेडी तो करना चाहिए था, मगर फिर से जस्ट लाउड एंड नॉन
कन्विंसिंग फील होता है। मतलब वहाँ पे जो भी जोक मारे गए हैं शायद राइटिंग लेवल पे वो अच्छे लगे होंगे, मगर प्रेजेंटेशन के लेवल पे चाहे वो एक्टर्स की एक्टिंग हो या फिर डायरेक्टर का डायरेक्शन, वो उतने कन्विंसिंग वहाँ पे फील नहीं होते। मगर अब आता है इस मूवी का सबसे टॉर्चरस पार्ट, इस मूवी का फैमिली ड्रामा। ना तो वो कॉमेडी फील होता है, ना वो इमोशनली कनेक्ट कर पाता है। बुरा मत मानना, मगर परेश रावल का जो फादर का कैरेक्टर है वो तो आखिर तक जब भी स्क्रीन पे आ रहा था मुझे जस्ट इरिटेट कर रहा था। मतलब क्या राइटिंग थी इसकी। और पता है मुझे इनका एक फॉर्मेट रहता है स्मॉल टाउन कॉमेडीज, फैमिली ड्रामा वगैरह, मगर यहाँ पर वो बिल्कुल वर्क नहीं करा। मगर इससे भी आगे इन्होंने लिमिट तब क्रॉस कर दी जब इन्होंने वायरल ट्रेंड्स के जोक उठा लिए। मतलब लप्पू सा सचिन और बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्या है भैया, ये इतने ओवर यूज्ड, ओवररेटेड ट्रेंड है कि इनकी अब कोई भी रील आ जाए तो हम खुद स्किप कर देते हैं, अब कोई बनाता भी नहीं। और तुम इन क्रिंज ओवर यूज्ड लाइंस को मूवी में यूज कर रहे हो, जिस मूवी को लोग सालों तक देखेंगे। इन लाइंस के कारण तो नहीं देखेंगे। यहाँ पर मेरा पेशेंस टूट गया, लगा था इससे बुरा क्या ही करेंगे। मतलब मूवीज का एक पैटर्न होता था, एक क्वालिटी होती थी, जो 2000 से 2010 वाली कॉमेडी मूवीज है, चाहे वो अक्षय कुमार की हो, प्रियदर्शन वाली हो, उन मूवीज से उठाकर मीम्स बनती है। मगर आज के ये आलसी राइटर्स मीम्स से उठाकर मूवीज बनाना चाहते हैं। मगर रुको, अभी और बहुत चीजें हैं जो तुमने भी मूवी देखी है तो रिलेट कर पाओगे, जैसे कि ताड़का की स्माइल, मतलब रश्मिका के कैरेक्टर की स्माइल। अब मेकर्स यहाँ पर क्या करना चाहते थे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मतलब कॉमेडी करना चाहते हैं या सीरियसली कुछ वियर्ड टाइप दिखाना चाहते हैं, जस्ट क्रिंज लग रहा था। जिसके बाद इस मूवी में ऐसा नहीं कि सारी की सारी कॉमेडी फेल करी है, नवाज के कुछ डायलॉग्स है जो कुछ वर्क कर जाते हैं, जो मूवी में ओवरऑल 10-15% की जगह लेते हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका एक वैम्पायर का कैरेक्टर है, उनका एक डायलॉग है, मैं कहीं दांत दिखाने के लायक नहीं बचा। जिन्होंने थोड़ी वैम्पायर्स की मूवीज देखी है वो समझ जाएंगे। मगर इसके बाद आता है मलाइका का आइटम सॉन्ग। कुछ भी कहो मगर वो नहीं, जरूरत नहीं थी। ना गाना कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव था, ना कुछ विजुअल्स, जस्ट इरिटेटिंग फील होता है अगेन। मतलब तुम ही सोचो, क्या महीना 2 महीने के बाद तुम इस गाने को याद करोगे? लाइक ओल्ड आइटम सॉन्ग्स लाइक शीला की जवानी एंड चिकनी चमेली? नहीं, म्यूजिक कंपोजिशन में भी वो बात ही नहीं थी। फिर अब इसके सेकंड हाफ में तो क्रिंजनेस का मीटर फोड़ देते हैं ये। मतलब वो वैम्पायर्स के वह वह करने वाले जो सीन्स है, भाई क्या था वो, रक्त रंभा यक्त जंभा, क्या था वो। और चलो ठीक है, इनके पास एक तो जगह बची थी जहां पर ये एक्सेल कर सकते थे। रश्मिका जब आयुष्मान को बैक स्टोरी बता रही होती है वैम्पायर्स एंड बेडिया ऑल की, तब भी इन्होंने ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लिए हैं। मतलब एक और वैम्पायर की मूवी जो अभी कुछ महीने पहले आई थी, लोका चैप्टर 1, उसको वहां पे तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसकी बैक स्टोरी काफी तगड़े लेवल पे प्रेजेंट एंड कन्विंस करी थी। फिर अब क्लाइमैक्स तक आते आते डायरेक्शन भी इरिटेटिंग लगने लगता है। मतलब रश्ड फील होता है, जस्ट उन्हें मूवी कंप्लीट करनी है, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, नो क्रिएटिविटी, जस्ट फ्लैट फील होता है। मगर अब जैसे ही क्लाइमैक्स आता है, इस मूवी के ओनली पॉजिटिव्स आ जाते हैं, मगर ऑडियंस तब तक रोस्ट हो चुकी होती है। मगर उस रोस्टिंग को तुम अब तक सुन चुके हो तो क्लाइमैक्स की पॉजिटिव सुन लो। तो कैमियोज की तो बारिश होती है, सत्यराज का कैमियो था, जना का कैमियो था, भेड़िया का कैमियो था। तो कैमियो तो थे, मगर फिर भी ये मूवी फेल हुई। इसका भी एक रीजन है कि कैमियो कुछ भी ऐसे इम्पैक्टफुल नहीं थे। मतलब भेड़िया का कैमियो बस आया चला गया, बस। वो भी एक्शन कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल वे में डायरेक्ट किया है, ऐसा कुछ ऐसा विजुअली स्टनिंग लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कॉमेडी लग रहा है ऐसा कह सकते हैं, मगर एक्शन में जो वो थ्रिल होना चाहिए, वो एक इम्पैक्ट होना चाहिए, मिसिंग था। क्लियरली डायरेक्टर को एक्शन हैंडल करना नहीं आता। और यहाँ पे तो भेड़िया वर्सेस थामा वैम्पायर यानी आयुष्मान के कैरेक्टर के इस जो भी वो एक्शन सीक्वेंस है, यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि मूवी का सबसे ज्यादा बजट यहाँ पे खर्च किया है। मगर फिर भी वो इम्पैक्ट नहीं था जो चाहिए था, जो इस मूवी को हिट करा था। नहीं तो ऐसी कई मूवीज है जो मूवी के पहले 2 घंटे तो बर करती है, मगर आखिर के 15-20 मिनट में कुछ ऐसा दिखा देती है, कुछ ऐसा कंक्लूजन दे जाती है कि वो मूवी 300-400 करोड़ कमा जाती है। मगर इसके साथ वो भी नहीं हुआ। मगर एक बात इसकी वेल रिटन एंड वेल एग्जीक्यूटेड फील होती है, वो है इसका कंक्लूजन, यानी अगले पिक्चर्स को सेट करना। चाहे वो थामा 2 का सेटअप हो, भेड़िया 2 का सेटअप हो, या फिर अगले पार्ट्स के लिए कैमियो हो, वहां पे जाकर कहीं पे ये मूवी एक अच्छी खासी मार्वल मूवी टाइप फील देती है, या फिर मार्वल डीसी या फिर कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स टाइप फील देती है। और तुम में से जिन्हें ये मूवी अच्छी लगी है वो इसी के कारण लगेगी, इसके कंक्लूजन के कारण या फिर ज्यादातर क्लाइमैक्स के कारण। मगर ये एक्सपीरियंस करने के बाद भी जो पहले 2 घंटे इन्होंने बोर किया है, उसके कारण क्या तुम किसी को एक सजेस्ट कर पाओगे? नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और यही कुछ कारण थे जिनके कारण थामा फेल हुई है, थिएट्रिकल फ्लॉप हुई है। तो ऐसे ही सबसे अलग सिनेमैटिक प्रैक्टिकल पॉइंट्स वाले वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।